हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। आप बार बार इसको देखिए, ध्यान से देखिए और आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ऑप्शन में है गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त और लौह यानी किसने ये शुरू किया कि यानी कि हर घर से एक यानी हथियार चाहिए और हर घर से एक सेना मतलब एक व्यक्ति चाहिए। तो ये बिस्मार्क ने किया था। गैरीबाल्डी के बारे में बता दें, जानते हैं पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी दक्षिण इटली को जीता था, लेकिन विक्टर एमेनुअल को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं कि वह इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन फिर भी उसने सत्ता की लालच नहीं किया। मेजनी के बारे में जानते हैं, ये कार्बोनरी का एक सदस्य था। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। नेपोलियन के बारे में जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण नेपोलियन बोनापार्ट के बिना बिस्मार्क के लिए असंभव था। यानी जर्मनी का एकीकरण अगर बिस्मार्क ने किया था तो उसके साथ नेपोलियन दिया था। किसने दिया था? नेपोलियन ने। तो इस तरह उसी तरह निम्न में से दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल को ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो इटली के एकीकरण के लिए तीनों ने भाग लिया था। मेजनी ने, काउंट कावूर ने और विक्टर एमेनुअल ने। तीनों के योगदान से इटली का एकीकरण संभव हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, हीगल किस देश का दार्शनिक था? हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चौथा कह रहा है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण लुईस 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। अगला सवाल 7वां नंबर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो पहले भी 1 नंबर में डिस्कशन बताए हैं, कार्बोनरी से था। कह रहे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने शायद किया था, ट्रोट्स्की। मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। जालवरीन व्यापारियों की संस्था थी। इसी तरह 8वां नंबर सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला सवाल कर रहा है, कोशुत का संबंध 9 नंबर, कोशुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी। कोशुत का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा हंगरी। 10वां नंबर सवाल कर रहा है,
इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने? मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, काउंट काउर ने। तो तीनों ने किया था। आप एक भी थी सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पढ़े थे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी तीनों का योगदानों का चर्चा करें दीर्घोत्तरीय में। तो तीनों ने योगदान किया था इटली के एकीकरण में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट बने रहिएगा, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है, बिना जूम नहीं हो पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 1815 में। अगला सवाल कह रहा है कि जालवेरिन संबंधित था व्यापारियों से, पहले भी बताए हम, जालवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। अगला सवाल कर रहा है जिनेवा संधि कब हुई? 1954 में, 1952 में, 1950 में, 1985 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर 1954 में। 14 नंबर सवाल, और आप लोग काम अगर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप लोग काम कीजिएगा, नोट भी करते चलिएगा। 14 नंबर सवाल कर रहा है काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में से कौन था? यानी कौन था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? तो उसको यानी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप माना जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15 नंबर का क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी कौन है जो इटली के एकीकरण से कोई मतलब उसको नहीं था? मेजनी, काउर, गैरीबाल्डी। ये नंबर में दिया है बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क, क्योंकि मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी ये तीनों इटली के एकीकरण में योगदान था, लेकिन बिस्मार्क जो था ये जर्मनी के एकीकरण के लिए हाथ बटाता था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? यानी जर्मनी के एकीकरण का मेन कर्ता धर्ता कौन था? तो वह था बिस्मार्क, हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल 18 नंबर का रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काउर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है, तो बिस्मार्क। कौन होगा? बिस्मार्क। यानी जान जाइए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने पूरा इति किया था, और उसका साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था, नेपोलियन ने दिया था। जबकि इटली के एकीकरण के लिए मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी ये तीनों ने अहम योगदान निभाई थी। अगला सवाल कर रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन से? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला नेक्स्ट सवाल जो 20 से नीचे कट चुका है वो अगला आपके जब मिथि में PDF निकालेंगे उसमें आपको बताएंगे। अगला सवाल कर रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कह रहा है 1870 में फ्रांस और 27 नंबर सवाल देखिएगा, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडेवा, सड्राइन, फ्रैंकफर्ट। आंसर हो जाएगा सेडान। अगला सवाल कर रहा है 28 नंबर सेल्सबिग और होलेस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण, अमेरिका के एकीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण, बी नंबर। 29 नंबर सवाल देंगे जार्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का एक प्रतीक थी, जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था, रूसो राष्ट्र का एक प्रतीक था, ऑस्ट्रिया सम्राट का प्रतीक था। तो जार्मेनिया क्या थी? ये बी नंबर हो जाएगा, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। अगला नंबर सवाल देख रहे हैं 30 नंबर, 1 मिनट। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन,
निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। यानी फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई निरंकुश शासन या निकम्मी शासन। सरकार जो थी वो निकम्मी थी, निरंकुश थी, लोगों को ध्यान नहीं देती थी, गरीबों पर कोई उसका ध्यान नहीं था, और उनका काम था अमीरों के साथ मिलजुल कर अमीरों को काम करना, गरीबों को से कोई मतलब नहीं रखना। अगला सवाल हम करते हैं, फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैबर्स वंश, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जार शाही। तो आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स दसम और मेटरनिख। तो वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ल्स दसम। अगला सवाल हम देखते हैं 33 नंबर, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? कल से बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाएंगे, अभी क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन का पुनर्स्थापना करना। तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला सवाल कह रहा है 34 नंबर, मेटरनिख कौन था? ये जितने क्वेश्चन है ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और दूसरी बात है कि इतना के अंदर आपका जो सवाल है वो अंदर अंदर से, यानी जो किताब में दिया है उसके अंदर अंदर से ये क्वेश्चन है, किसी दूसरे किताब या गाइड का सहारा दिया गया है। अगला सवाल है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य, अगला था मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर। तो 34 नंबर सवाल का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला सवाल कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में। 42 नंबर सवाल देखिएगा, 34 पर से 42 है, चूँकि कुछ नीचे स्लाइड को डाला जाएगा। तो कह रहा है कि 42 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो इसके आंसर हो जाएगा 1804 में। हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में आपको एक चैप्टर दे दिया जाए। हर एक वीडियो में एक चैप्टर देने का मतलब है कि आप एक बार बैठकर जब देख लीजिएगा रिवीजन हो जाएगा, उसको 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो 1804 में। अगला सवाल 43 कर रहे हैं, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5। ऑप्शन दिया है 3, 5, 4, 7। तो आंसर हो जाएगा 5। इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। इसमें पहले से आंसर लगाया गया है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता होगा। अगला से हम कोशिश करेंगे कि आंसर जो दिया है उसको कट कर दिया जाए, और आप अपने से पहले आंसर दीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। अगला सवाल कर रहा है 45 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। ए में दिया है 1890 में, 1848 में, 1871 में, तो 1870 में। तो 45 का सी हो जाएगा 1871 में। 46 कर रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो डेनमार्क की संधि, गैस्टीन की संधि, कह रहा है कि प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया? यानी किसने, कौन था जो अपने कूटनीतिज्ञ के, यानी अपने राजनीतिक के हिसाब से के दम पर, अपने मतलब दिमाग लगाकर अच्छे से ऐसे इटली की समस्या को बनाया कि लोगों को लगा कि पूरे यूरोप महादेश के ये समस्या है। तो ऑप्शन में दिया है काउंट काउर, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एमेनुअल। तो इसका ए नंबर हो जाएगा काउंट काउर। कह रहा है कि 48, यंग इटली का संस्थापक कौन था? कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49वां सवाल, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूल ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। काउर कौन था?
तो जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, जर्मनी का राजा था, तो नहीं, काउंट काउर इटली का प्रधानमंत्री था। अगला स्लाइड हम देखते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, 15 मिनट हुआ, लेकिन एक और स्लाइड लाएंगे तो शायद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर आप देख लीजिएगा। 1 मिनट। अब देखिए ये तो उल्टा हो गया है, अब आइएगा, थोड़ा उल्टा हुआ था, सीधा इसको किए हैं, थोड़ा दिखाई में धुंधला दिखाई देगा, हालांकि दिखाई साफ दे रहा है। आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा और थोड़ा इसमें देखिएगा, फिर आप नोट कीजिएगा। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो बी नंबर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला सवाल 21 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हम पहले शायद बता दिए थे, 1871 में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था सेडान युद्ध के बाद, ये भी पहले आ गया था। 23 नंबर सवाल कर रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में 23 नंबर सवाल, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर कर रहे हैं, किस संधि द्वारा, कहिएगा सर कलम से नहीं चला रहे थे, कलम नहीं चला रहे हैं, अब इसमें छोटा छोटा एक है और इसमें कलम चलाया जाएगा और मतलब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र, जैसे हटो ना रे, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ए नंबर है वियना की संधि द्वारा, बी नंबर है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, सी है कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा और डी है प्राग की संधि द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। तो इसको आंसर था कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क के बारे में आप पहले से भी सब्जेक्टिव में पढ़ चुके होंगे कि ये कूटनीतिज्ञ था। हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल जो था वह दार्शनिक था। और हीगेल की मुलाकात किससे हुई थी? आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि हीगेल की जो मुलाकात थी वह हुई थी आपको कार्ल मार्क्स से, या उन्हीं के थी से, ये हीगेल के थी से कार्ल मार्क्स प्रभावित हुए। किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, गैरीबाल्डी, मेटरनिख, गैरीबाल्डी। तो सी नंबर हो जाएगा मेटरनिख। 36वां सवाल है, रोमानिवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति था, एक धार्मिक क्रांति था। तो हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। 36 का बी नंबर। कह रहे कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? 37 नंबर सवाल हो जाएगा, राष्ट्रवाद की मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। अगला सवाल कर रहा है 38 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण से, फ्रांस की क्रांति से। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण से। 39 हो जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1707 में। अगला क्वेश्चन 40 नंबर हो जाएगा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था, गैरीबाल्डी था, विक्टर एमेनुअल था, मुसोलिनी था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी। अगला सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ, सिसिलपाइन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ। इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? तो हो जाएगा राइन संघ। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन दिया 1810, 15, 30, 1848। तो इसके आंसर हो जाएगा 1810, ए नंबर। अगला 53 नंबर सवाल हो जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से गैरीबाल्डी नाविक था। ठीक है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का, प्रशा का, ऑस्ट्रिया का, यूनान का। तो विलियम प्रथम हो जाएगा प्रशा का। जाल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रशा ने की थी, ऑस्ट्रिया ने की थी, सार्डिया ने की थी, नेपल्स ने की थी। जाल्वेरिन की स्थापना प्रशा ने की थी। किसने की थी? प्रशा ने की थी। कह रहे कि अगला सवाल जो है, बिस्मार्क किस विद्वान का
विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल से। बिस्मार्क जो था हीगेल के विचारों से प्रभावित था। अगला कह रहा है सेडान युद्ध कब हुआ? तो सेडान युद्ध हुआ 1870 में। 1870 58 नंबर का सवाल ऑप्शन बी हो जाएगा 1870। 59 नंबर सवाल जो दिया है, यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59। अगला नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, लास्ट है, 5-6 क्वेश्चन और है, और हमको लगता है कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सारा के सारा क्वेश्चन जो है इसी के अंदर के रहेगा। एक चैप्टर देखिए, हिस्ट्री में 20 नंबर का पूरा एग्जाम होता है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव रहता है। तो 10 ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हर चैप्टर में 60, 70, 80 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आराम से इसी के अंदर से सवाल रहता है। ठीक है, तो चलते हम देखते हैं 60 नंबर। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान कह रहा है कि प्रेरणा स्रोत रहा? तो है यूनान। अगला सवाल कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए नंबर है यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और तुर्की की। 62 नंबर सवाल है 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की की। किसके साथ हुई थी? तुर्की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। अगला सवाल कर रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 63 नंबर। 64 कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? हैदर अली ने, सफदरजंग, टीपू सुल्तान ने, सफदरजंग ने, शिवाजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। अगला सवाल कर रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। ये हुआ 66 क्वेश्चन। इसमें 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए होंगे बीच में, लेकिन हम ये थोड़ा वीडियो जल्दी में बनाए हैं ताकि लंबी ना हो जाए। आप इसको आराम से देखिएगा, 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि फिर आपकी नज़र से कभी भी क्वेश्चन गुजरेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। और आपको फिर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर किसी भी प्रकार के अगर 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, जो भी क्लास के अगर किसी भी विषय में कोई डाउट हो या ऑब्जेक्टिव से लेकर मैथ वगैरह में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।